नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा, अ कॉमन ग्राउंड। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई इंडिया में, उनको इन्वाइट किया गया और वो आए। तो इंडिया और इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बीच में क्या कन्वर्जेंस है अफगानिस्तान को लेकर के, जानेंगे मुद्दे को। दूसरा हम बात करने वाले हैं इस वाले आर्टिकल में ए फेयरर टेस्ट। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम देने के लिए बैठता है, ठीक है, और स्टूडेंट की मतलब एक तरीके से लिखने में थोड़ा इशू रहता है, ठीक है, फिजिकली थोड़ा चैलेंज्ड है। तो उस केस में उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलना था एग्ज़ाम में, पर वो टाइम नहीं दिया गया। उसकी वजह से वो फिर बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस आर्टिकल पे हम लास्ट में नज़र डालेंगे। फिर इसके बाद में जो आर्टिकल रहेगा इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है 3 डिकेड्स आफ्टर अ ब्रेकअप। यूएसएसआर का जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ है तब से लेकर अभी तक 30 साल तक बीत चुके हैं, और जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो भी जानेंगे, और इंडिया पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी जान लेंगे। इसके आगे जो लास्ट आर्टिकल रहेगा आज का, अ बिगर स्टेप फॉरवर्ड। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि कैसे हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हैं, साथ में जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वो जानेंगे। बाकी 2 आर्टिकल से जो आपको खुद से पढ़ने हैं। नंबर 1, ये वाला आर्टिकल की लीगल एज ऑफ मैरिज, इसको 18 से बढ़ा करके 21 साल करने में क्या क्या रेपरकशंस हैं, आप ज़रूर पढ़ोगे इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल आप खुद से पढ़ोगे, वो रहेगा प्रेजिंग अ पॉलिटिकल फो, कि 1971 में जब बांग्लादेश को लिबरेट कराने की बात आई थी, तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने जो काम किया था उसको ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी प्रेज किया था, राइट। तो वो चीज़ अच्छी है कि आप वाकई में सही को सही बताओ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। बाकी आर्टिकल जो हमने हाईलाइट कर लिया वो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है 3 डिकेड्स ऑफ ब्रेकअप आफ्टर ब्रेकअप। देखो, 30 साल हो चुके हैं। अभी बात करें तो बोला इसी हफ्ते की बात है, 30 साल पहले लगभग यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। एक सोवियत यूनियन जो था वो कोलैप्स कर गया, जिसकी 70 साल की अपनी एक ग्लोरी रही थी कि हाँ, ग्लोबली एक इम्पॉर्टेंट पावर के तौर पे रोल प्ले किया था 70 साल तक। और उसके बाद में आज के 30 साल पहले हो ही गया था डिसइंटीग्रेशन 1989 के लगभग। इसके आगे मतलब 1991 के लगभग पूरा कंप्लीट मान लिया जाता है, और यही था दिसंबर का महीना ही। तो जो ब्रेकअप था, इसमें देखो जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर जो बनी हुई थी, एक तरफ कोल्ड वॉर की अगर बात करें तो एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। उसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से आप देख सकते हो केवल और केवल एक पावर बच जाती है। तो ये अपने आप में सोवियत यूनियन का एंड होना, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर जो था उसमें बहुत गजब का चेंज था। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें यूएसए के द्वारा तो प्रमोट किया जा रहा था लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जबकि यूएसएसआर के द्वारा प्रमोट किया जा रहा था सोशलिस्टिक पैटर्न पर चलने वाली इकोनॉमीज को। तो ऐसे में सोवियत यूनियन का डिसअपियर होना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल जो भी स्ट्रक्चर था उसके लिए एक तरीके का शॉक था, ठीक है। और इस शॉक का असर केवल ग्लोबल मैटर में तो था ही, बाकी इंडियन पॉलिटिकल क्लास पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। देखो, कुछ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उनके लिए रशिया का बनना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उनमें से इंडिया एक। क्योंकि हमें पता है कि हमने 1991 में एलपीजी पॉलिसी जब अडॉप्ट की थी ना, तो उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी एडवर्स सिचुएशन थी जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट करना, जिसके साथ में हमारा ट्रेड ठीक था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही थी। पर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, तो इस वजह से इंडिया को बहुत बड़ा झटका था वो। 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी, उस टाइम पर सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, जिसमें हर चीज़ के ऊपर अधिकार सरकार का रहेगा और गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करवाएगी। अब वहाँ पे सरकार की बजाय कहा जाए तो कम्युनिटी लेवल पे जो लोग मिलकर के काम करना चाहते हैं उन लोगों का पकड़ रहेगा, चाहे वो खेती करने की बात ही क्यों ना हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। फिर आप देखो, रशियन जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो 20th सेंचुरी में इंडिया का जो वर्ल्ड व्यू था उस पे पूरा असर
रशियन जियोपॉलिटिक्स का रहा, जैसे कि वेस्ट के साथ में क्या रिलेशन रहा, तो उस पर पूरा इम्पैक्ट, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से आर्टिकल डिस्कस भी किए हैं बहुत से कि 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से यूएस इंटरवीन कर सकता था, पर यूएस इंटरवेंशन करता उससे पहले हमारी तरफ से यूएसएसआर रेडी था, ठीक है ना। तो मुद्दा यहाँ पर क्या आ जाता है कि रशिया के कहीं पर भी कोई भी रिलेशन हो, फॉर एग्जांपल वेस्ट के साथ जो रिलेशंस थे, उसका असर इंडिया पर सीधा सीधा रहा है। उसका एग्जाम्पल आप शुरू कर लो, जब से अंग्रेज हमारे यहाँ पर रूल करने आए थे। आपको पता है द ग्रेट गेम का मतलब हो गया वो ये टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज या सेंट्रल एशियन रीजन को रह करके कि इस पर किसकी पकड़ बनेगी, ठीक है। तो वो 19th सेंचुरी की बात कर लो या फिर इनिशियल ईयर्स की बात कर लो 20th सेंचुरी में, तो उस टाइम पर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। अब ऐसे में ब्रिटिश राज मतलब अंग्रेज़ों का राज इंडिया पे था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ तो हमारे यहाँ पे सेंटिमेंट्स थे ही, और उन सेंटिमेंट्स को सपोर्ट दिया सोवियत यूनियन ने कि हाँ वाकई में ब्रिटेन को आप यहाँ से निकाल के भगाओ, और इस तरीके से एशिया में सोवियत यूनियन की रेलेवेंस बढ़ती चली गई, ठीक है। फिर आ जाओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया का जो रोल था वो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, कि जब रशियन रेड आर्मी ने हिटलर की जो नाजी आर्मी थी उसको बिल्कुल बर्लिन तक धकेल दिया था। इसके अलावा कोल्ड वॉर के टाइम पे जिस तरीके से वेस्ट को एकदम ओपनली चैलेंज किया, तो वो चीज़ें क्या शो करती हैं कि हर जगह पर रशिया का रेलेवेंस हमेशा बना रहा है। और इंडिया की भी जो नेशनल चॉइस थी वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के ऊपर थी कि हमें किस तरफ या किस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे कि जब टाइम आता है और हमें हेल्प की ज़रूरत होती है वेस्टर्न कंट्रीज से, उस टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना मुंह मोड़ लिया था, ठीक है। जब प्रेसिडेंट थे वॉशिंगटन में हेनरी वो निक्सन, ठीक है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इंडिया को, तब जाकर के इंडिया ने यूएसएसआर के साथ में अपनी फ्रेंडशिप ट्रीटी फाइनलाइज की थी। सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बहुत ही क्रूशियल थी एक तरीके से। फिर आप देखो रशिया जैसे ही बनता है 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, तो वो वेस्ट के साथ में न्यू डायलॉग्स में बातचीत करना शुरू करता है, और उसमें फिर इंडिया ने भी देखो अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी रखी कि हाँ वाकई में वेस्ट के साथ में अगर रशिया के रिलेशन अच्छे होते हैं तो इंडिया के लिए एक हेडेक खत्म हो गई कि भाई एक तरफ तो वेस्ट का मतलब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़, और एक तरफ रशिया, इन दोनों के बीच में अगर कोलैबोरेशन बनता है तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया तो दोनों के साथ एंगेज करता है। पर अब टाइम बीतता है, चाइना की इमरजेंस होती है, 21st सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हो, तो उस केस में अब इंडिया के लिए रशिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी शांति रहेगी ना रशिया और यूएस के बीच में, उतना ही इंडिया के लिए अच्छा है, और उतना ही इंडिया चाइना को कंटेन करने में सक्सेसफुल हो पाएगा। अब देखो बात आ जाती है, शुरुआत कहाँ से होती है, दिसंबर 1991, जब सोवियत यूनियन जो कि दिल्ली का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ठीक है, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद में डर जो था सबसे बड़ा वो ये कि अब यूएसए लेड यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो एंजाइटी थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि रशिया की तरफ से भी क्या टिल्ट दिखाई देने लग गया था। रशिया ने देखो उस टाइम पे एक चीज़ अपनाई, देखो सीधी सी बात है, इनका सोवियत जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी का या फिर सोशलिस्टिक पैटर्न था, वो तो देखो फेल हो गया, इसी वजह से वहाँ पर इनको ये डिसइंटीग्रेट हो गए थे सारे कंट्रीज़, 15 कंट्रीज जिनमें से एक रशिया सबसे बड़ा था, और रशिया ने यूएसएसआर की लेगेसी कंटिन्यू की है। पर रशिया ने ये फिक्स किया कि चलो ठीक है, हमारी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो फेल हो गई, तो अब हम यूएस और वेस्ट की तरफ टिल्ट रखेंगे, उनके साथ में हमारी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखेंगे। पर हाँ, ये रिलेशनशिप ज़्यादा लंबी नहीं चली, और जब शुरुआत होती है 21st सेंचुरी की, इस मिलेनियम की, तब रशिया और वेस्ट के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े बिगड़ने शुरू होते हैं। तब रशिया को समझ में आता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो चाइना और इंडिया के साथ में मिलकर के रशिया ने एक ग्रुपिंग बनाई, दैट इज़ RIC, कि बोला तीनों कंट्रीज मिलकर के, और फिर बाद में हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है वो शो कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बात यह आ जाती है कि एक तरफ तो अमेरिका राइज हो रहा है, दूसरी तरफ रशिया, चाइना और इंडिया तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं, पर दूसरी तरफ इक्वेशन दिल्ली के लिए तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं
ये मुश्किलें तो क्या, मतलब एक तरीके से सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स और बनना शुरू हो जाती है जब हमारे रिलेशन वॉशिंगटन के साथ में अच्छे होने शुरू हो जाते हैं 2000 के बाद से। तो एक तरफ तो हम रशिया के साथ एंगेज कर रहे हैं, चाइना के साथ एंगेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वॉशिंगटन के साथ एंगेज कर रहे हैं। तो इस केस में रशिया और वॉशिंगटन के बीच में अगर कोई भी टेंशन है तो उस टेंशन में इंडिया को फंसना पड़ता है। तो ऐसे में एक तरफ तो हमारे रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे होते चले गए, पर दूसरी तरफ यूएसए के साथ में रिलेशन अच्छे होते चले गए, और दूसरी तरफ रशिया के साथ हमारे रिलेशन धीरे धीरे डाउन होने लग गए। तो इस तरीके से ग्रेट पावर गेम में इंडिया के लिए फिर से सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई। अब किस तरफ चलें? अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो हमने खरीदा। तो उसके जैसे ही हमने एग्रीमेंट किया तो यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर दी कि बोले जो भी रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेज करेगा उन कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा यूएसए। तो इस केस में ये अपने आप में टेंशन थी। अब टेंशन जो है वो रशिया और वेस्ट के बीच में और ज़्यादा एक्सकेलेट होती दिखाई दे रही है यूक्रेन वाले मुद्दे पे, क्योंकि एक तरफ तो नेटो का इंटरवेंशन, जहां पर रशिया ये कहता है कि जॉर्जिया और यूक्रेन, ये दो जो फॉर्मर यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, बोले इन दोनों कंट्रीज़ को आप नेटो का मेंबर क्यों बनाते हो या फिर नेटो का क्यों इंटरवेंशन करते हो यहाँ पर। और जबकि वेस्ट कंट्रीज, वेस्टर्न सोसाइटी है या फिर वेस्ट जो है वो ये कहता है कि रशिया क्यों यूक्रेन के साथ में जो अपनी फ्रंटियर शेयर करता है वहाँ पर मिलिट्री मोबिलाइज कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के अब फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। अब वैसे बात ठीक है कि वर्चुअल समिट जो अभी हुई जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के बीच में अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले ही, तो उसमें कोई आउटकम तो नहीं निकला, पर हाँ रशिया की जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, वहाँ से स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे रिलीज हो रहे हैं कि रीसेट किया जाएगा रिलेशनशिप को और एक स्क्रैच से शुरू करने की बात की जा रही है। अब बात ये आ जाती है कि ये जो रिलेशनशिप रीसेट करने की बात की जा रही है रशिया और वेस्ट की, तो उससे इंडिया पर क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसका देखो, सीधी सी बात है, अगर रिलेशनशिप वेस्ट के साथ में रशिया के अच्छे होते हैं ना, तो इंडिया के लिए इससे बढ़िया सिचुएशन कुछ हो नहीं सकती। आपको पता है अभी रिसेंटली जब G20 समिट में यूरोप में इकट्ठे हुए थे, तब G7 समिट के बाद में, जून की बात है, G7 समिट के बाद में व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया गया था जिनेवा में, किसके द्वारा? जो बाइडन के द्वारा। तब उस टाइम पर इंडिया को बहुत रिलीफ हुई थी कि चलो ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी कुछ सेटलमेंट निकल के आता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके आगे अगर देखें, ये यूक्रेन जॉर्जिया ये वाला मुद्दा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके आगे अगर देखें, यहाँ पर आप देखो एक्सपर्ट्स के रिएक्शंस की बात करें कि रशिया ने जो प्रपोजल दिया है कि हाँ वाकई में हमें रीसेट करना चाहिए वेस्ट के साथ में रिलेशनशिप को, और वेस्ट को भी रिव्यू करना चाहिए और नए तरीके से एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। तो उसको लेकर के देखो, ब्रसल्स दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन और वॉशिंगटन, ये दोनों अपनी तरफ से एक तरीके से तो नेगोशिएशंस के लिए ओपन होंगे, और इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। पर मुद्दा जब पहुंच जाता है नेटो की बात को लेकर के, इनको लेकर के, तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बना ही यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए था। अब इस केस में रशिया ने यूएसएसआर की लेगेसी कंटिन्यू की है, तो नेटो वहाँ पर रेलेवेंट अपने आप हो जाता है, राइट। तो इस केस में अब अगर रेजोल्यूशन करने की बात आ भी जाती है, तो यहाँ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के साथ में एंगेजमेंट्स कंटिन्यू की थी, तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिससे कि जो बाइडन बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था डोनाल्ड ट्रंप को, कि बोला हमारा आर्क राइवल है रशिया, तो उसके साथ में आप कैसे रिलेशंस अच्छे कर सकते हो, बोले इलेक्शंस में घपले कराए थे, वो सारी चीज़ें। अब एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहाँ पर रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है रिपब्लिक्स के द्वारा। अगर डेमोक्रेट जो बाइडन रशिया के साथ एंगेज करते हैं, तो ये डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्शंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे वॉशिंगटन में। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि कैसे नेटो की बात को यहां पर जो यूक्रेन की तरफ या जॉर्जिया की तरफ एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, रशिया बोल रहा है कि भाई आप कंटेन करो, अपने आप को रोको, तो इस चीज को लेकर के कैसे डिसीजन लिया जाता है वो बहुत बड़ा सवाल है। कारण कि रशिया का भी इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता चला, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़े ये भी वेस्ट नहीं चाहता है, और वेस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़े ये रशिया नहीं चाहता है। पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि रशिया जो है ना वो इतना ही चाहता है कि भाई हमें रिकॉग्नाइज करो
कि हम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले कंट्री हैं, हमें बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और रशिया वैसे कोई इतना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ चाइना, इन दोनों के बीच में तो वैसे ही राइवलरी चल रही है। तो इस केस में रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट अगर बने तो अभी फिलहाल तो चाइना की तरफ टिल्ट है। तो यूएसए भी अगर रशिया के साथ एंगेज कर रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है कि चाइना के इस चैलेंज को कंटेन करने के लिए रशिया कहीं डिसाइडिंग फैक्टर ना बन जाए। तो इस केस में बोला रशिया को थोड़ा राजी करके रखो। तो देखने वाली बात यह है कि चाइना को जिस तरीके से कंटेन करना वेस्ट के लिए चैलेंज हो रहा है, उसमें रशिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, उनका क्या रोल है। कारण कि जर्मनी और फ्रांस, इनके अलावा कुछ कंट्रीज हैं, वो तो चाह रहे हैं कि हाँ वाकई में हमें रिव्यू करना चाहिए रशिया के साथ में रिलेशंस को। पर जो दूसरे यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनका ये कहना है कि रशिया के साथ में हमारी बॉर्डर शेयर होती है, हमें पता है कि रशिया कितनी एग्रेशन दिखाता है हमें परेशान करने के लिए। तो एक यहाँ पर भी पेचीदियाँ फंस जाती हैं। इसके अलावा आगे देखें, रशिया भी है वो लगातार यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ में कॉन्फ्रंटेशन को बियर नहीं कर सकता। कारण कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा परेशान है, रशिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी परफॉर्म कर नहीं रही है। इस केस में ये टेंशन अगर कंटिन्यू रहता है तो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और बढ़ सकती है। इसके आगे अगर देखिए तो चाइना वाला मुद्दा ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। फिर आ जाओ कॉम्प्लेक्स रिलेशंस की बात करें, अभी फिलहाल जितनी कॉम्प्लेक्सिटी अभी चल रही है इस चीज़ में, तो इसमें देखो सबसे मेन बात जो होती है ना, वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट होता है। हमें भी अगर कभी कोई पॉलिटिक्स की बात करनी हो या जियो पॉलिटिक्स की बात करनी हो कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बनाने चाहिए, कौन किसके साथ एंगेज ज़्यादा करना चाहिए, तो आपका आंसर होगा नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे उनके साथ में हमारी एंगेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, पर आज के टाइम पे इतना आइडियोलॉजी का इशू नहीं है, क्योंकि रशिया ने भी अपनी इकोनॉमी को बहुत हद तक चेंज किया है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में। पर मुद्दा अभी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट का है, जियो पॉलिटिक्स का है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स का मतलब ज्योग्राफी को लेकर के, जैसे क्रीमिया वाला मुद्दा आ जाता है तब यूक्रेन के साथ टेंशन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो देखो अपनी तरफ से वेस्ट और रशिया के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको सॉर्ट आउट होता हुआ देखना चाहता है। और इसी चीज़ के लिए इंडिया जो है वो अकोमोडेट भी कर रहा है कि हाँ वाकई में इनके बीच में अच्छी खासी एंगेजमेंट हो। 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी, ठीक है ना, तब रशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था यूरोप में। फिर उसके बाद में जब नाजी जर्मनी ने अटैक किया चारों तरफ अपनी अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए, तब कम्युनिस्ट रशिया ने उस जर्मनी को मुंह के बल गिराया था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो 20th सेंचुरी की बात आती है, उस टाइम पे कोल्ड वॉर की बात करें, उस टाइम पर रशिया ने लगातार अपनी जो एक आइडियोलॉजिकल बेस पे जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था उसको कंटिन्यू रखा। पर यूएसएसआर को कोलैप्स हुए आज 30 साल हो चुके हैं। तो इसमें रशिया अगर यूरोप के साथ में रीइंटीग्रेट होता है ना, अपनी फिर से रिलेशनशिप को एक रिव्यू देता है या रीथिंक करता है, तो ये अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे बेशक यूरोप में जो कुछ भी हो रहा है सिक्योरिटी ऑर्डर को लेकर कि हाँ किसको किसका डर है, कहाँ पर किसको परेशानी है, उसमें दिल्ली का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। पर हम कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हैं इस कॉज को कि हाँ वाकई में साथ में बैठो, आप लोग साथ में बैठोगे सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि ये साथ में बैठेंगे तो इंडिया के लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वेस्ट और रशिया दोनों अगर प्रॉपर एंगेज करते हैं तो इंडिया के लिए रशिया से हेल्प लेना और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एंगेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी सरदर्दी है वो तो चाइना है, राइट। तो चाइना की डोमिनेंस अगर एशिया में नहीं बनने देनी है तो इस केस में रशिया को और यूरोपियन यूनियन को, या फिर आप कह सकते हो यूएसए को, साथ में बैठना जरूरी है। अच्छा, इसमें रशिया उधर क्यों जाएगा? देखो रशिया बेशक अभी चाइना के धड़े में है, चाइना के ग्रुप में है, नो डाउट। पर चाइना की जो एक प्रॉपर कहते हैं ना कि मोनोपोली अगर स्टैब्लिश होती है एशिया में, तो वो भी नहीं चाहता है रशिया। तो इस केस में रशिया और इंडिया के बीच में कन्वर्जेंस आने का एक ये मुद्दा भी है अभी रिसेंट। ठीक है ना, तो ये देखते हैं क्या इक्वेशन बैठती है क्या नहीं बैठती। बाकी हमारे लिए जो चिंता है वो तो देखो बीजिंग को कंटेन करना है, और बीजिंग को कंटेन करने में वेस्ट आगे आ रहा है। और वेस्ट अगर आगे आता है तो रशिया के रिलेशन अगर वेस्ट के साथ अच्छे नहीं है तो फिर बाद में इंडिया के लिए और ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। तो यूएस रशिया कॉपरेशन और यूरोप के साथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी चीज़ को एनकरेज करने के लिए इंडिया को अपनी तरफ से सपोर्ट भी देना चाहिए।
आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉमन ग्राउंड। इस आर्टिकल में देखो बात यह है कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स आए उनकी मीटिंग हुई, दिल्ली में डायलॉग हुआ, जिसमें अब बात था अफगानिस्तान पर। अब अफगानिस्तान के साथ में तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरा, अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो डेफिनेटली पड़ोसी देशों को तो परेशानी होगी। एग्जैक्टली यही परेशानी इंडिया की है। तो कन्वर्जेंस आने का मुद्दा क्या हो गया, अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी को कैसे भी इंश्योर किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान में तजिक्स, टर्क और उज्बेक्स ये माइनॉरिटीज हैं। अब जब से तालिबान आया है तब से इन माइनॉरिटीज को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तालिबान एक्सक्लूजनरी, दैट मींस एक्सक्लूड कर दिया इन माइनॉरिटीज को और अपनी खुद की डोमिनेंस बना दी। तो इस केस में यहां पर तजिक, तुर्क और उज्बेक्स ये जो रहते हैं, माइनॉरिटीज रहती हैं अफगानिस्तान में, इनके लिए एक कह सकते हैं ना डिग्निफाइड लाइफ इंश्योर करने के लिए ये एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब ये 3 कंट्रीज तो हैं ही, इसके अलावा कजाकिस्तान और किर्गिस्तान 2 कंट्रीज और आ जाते हैं। तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और ये पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या चाहते हैं, एक तो रेडिकल इस्लाम ना प्रमोट हो, ना टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्रमोट होने दी जाए अफगानिस्तान की सॉइल से, और ना ड्रग ट्रैफिकिंग हो। एग्जैक्टली वही कंसर्न्स हैं जो इंडिया अपनी चिंता लेकर के बैठा हुआ है। तो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये पांचों के पांचों रिपब्लिक्स के बीच में ये कन्वर्जेंस आ जाती है। तो एक शेयर्ड कंसर्न आ गया, इसलिए एक ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हो गई, अब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई। अब 26 जनवरी 2022 को इन पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, मेन हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें टारगेट होगा कि अफगानिस्तान में, मतलब जो मेन कन्वर्जेंस क्या बात है कि अब तालिबान के ऊपर एक दबाव बनाने या तालिबान को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि एक तो रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। वहां पर ऐसा नहीं हो कि माइनॉरिटीज़ को आप दबा रहे हो, उनका रोल ही नहीं है कहीं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, सरकार बनाने में। एक तो ये इंश्योर किया जाए। दूसरा, वहां की औरतों को और वहां के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए। तीसरा, टेररिज्म को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ड्रग ट्रैफिकिंग को बिल्कुल प्रमोट ना होने दिया जाए, और जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान के लोगों को ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये मुद्दे अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से इंडिया की एंगेजमेंट, ये जो यूएसएसआर के जो पार्ट हुआ करते थे, फॉर्मर पार्ट हुआ करते थे ये, ठीक है ना, पांचों के पांचों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी, ये यूएसएसआर के पार्ट थे। तो उसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप हमारी यूएसएसआर के टाइम पे ठीक थी, पर टाइम जैसे जैसे बीतता चला गया, कनेक्टिविटी इतनी इंश्योर रही नहीं। तो इस केस में इन पांचों कंट्रीज के साथ में हमारी एंगेजमेंट इतनी अच्छी बन नहीं पाई। फिर वो ठीक है कि 2012 से अभी देखें तो कहीं ना कहीं जो एक्सटेंडेड नेबरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एंगेज कर रहे हैं इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, तो जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है इसमें देखो डिफरेंसेस भी आ रहे हैं इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में। कारण कि एक तरफ तो रशिया के साथ में रिलेशनशिप की बात करें और दूसरी तरफ वहां पर तालिबान का जो रूल है उससे लेकर के चिंता। अब आप देखो रशिया के बैलेंसिंग की बात करें तो तालिबान के साथ में रशिया की एंगेजमेंट अभी कंटिन्यू है। अब जो तजिकिस्तान है जहां पर तजिक्स डोमिनेट करते हैं उसका रिलेशन तो देखो रशिया के साथ अच्छा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें उज्बेकिस्तान का रिलेशन तालिबान के साथ अच्छा आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो तजिक्स हैं वो बिल्कुल तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। इक्वेशन देखो, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और यहां पे अफगानिस्तान। रशिया के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन ठीक हो रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहा है रशिया। उज्बेकिस्तान के भी तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बट ये जो तजिक्स हैं, तजिकिस्तान, ये तालिबान के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं रखता, जबकि तजिकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं रशिया के साथ में। मुद्दा क्या है, क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान में जो तजिक नॉर्दर्न अलायंस है वो अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ना चाहता है कैसे भी करके। तो इस केस में मुद्दा क्या आ गया कि तजिकिस्तान जल्दी से एंगेज तालिबान के साथ करे, इसमें डाउट है। तो ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हुई कि नहीं, एक तो ये मुद्दा कॉन्फ्लिक्ट आया कि नहीं उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में। चलो फिर दूसरे पे आ जाओ, इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ में भी अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसको लेकर के एंगेजमेंट्स कंटिन्यू थी। इसके अलावा आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग करवाई पाकिस्तान ने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की। अब ये पांचों के पांचों कंट्रीज है ना,
ये इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री है, राइट। तो इन कंट्रीज ने यहाँ पर ये OIC की मीटिंग को बाइकआउट किया, कैंसिल किया कि भाई हम तो इंडिया के साथ में बातचीत करने के लिए जाएंगे। अब एक तरफ तो OIC की मीटिंग थी और दूसरी तरफ इंडिया में सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में मिलकर के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। तो ऐसे में इन कंट्रीज के साथ में इंडिया की रिलेशनशिप जो USSR के टाइम थी वो एक तरीके से फिर से आप कह सकते हो रीसरफेस होती हुई आप महसूस कर सकते हो। फिर इसके बाद में देखें कि जब से सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ तब से अभी तक की सिचुएशन देखी जाए ना, तो रशिया तो अपनी तरफ से देखो इन्फ्लुएंस वहां पर बना के रखने की कोशिश करता है, क्योंकि रशिया ने लेगेसी कंटिन्यू की है USSR की, जैसे कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस भी किया। पर पिछले 10 सालों में चाइना की जो इमरजेंस है ना, वो कहीं ना कहीं रशिया को चैलेंज दे रही है यहां पर, ठीक है ना। रशिया इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है कि चाइना जो है वो लगातार इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपनी पकड़ बनाए जा रहा है पैसे के दम पे। इवन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसको बिल्कुल फेवर करते हैं ये पांचों के पांचों कंट्रीज कि कैसे भी करके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर कोई भी कंट्री हमारे यहाँ पर आकर हमारे साथ में एंगेज करता है तो बोला हम डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेंगे, जिससे कि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर के तौर पे, एक हब के तौर पे प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी। अब ये चाइना का रोल आ जाता है तो रशिया भी फिर वहां पर कहीं ना कहीं ये चाहता है कि यार बैलेंस तो बनना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ फिर मॉस्को की। तो ये देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मॉस्को अभी भी रेलेवेंट है, बेशक कोई डाउट नहीं है इसमें, पर चाइना की रेलेवेंस अभी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपको पता है, जिसका मेन कारण है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब आ जाओ चाइना और इंडिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि काम जो हो वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। देखो कनेक्टिविटी में हम भी एंगेज कर सकते हैं चाइना के साथ में और करने के लिए रेडी भी हैं, इसमें डाउट नहीं है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंडिया के लिए वो ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच है, उसको उधर से पास कर रहे हो और हमसे बिना पूछे। तो आपने कहाँ हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का ध्यान रखा। तो इंडिया ने यही कहना है और ये पांचों जो कंट्रीज हैं इनका भी यही कहना है कि अगर कोई भी एंगेजमेंट हो, इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो, तो उस केस में आप ट्रांसपेरेंसी, ब्रॉड पार्टिसिपेशन, लोकल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए और फाइनेंस का ऐसा काम हो जो कि सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सके और सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो। और यही स्टेटमेंट अभी रिलीज किया गया है इन पांचों कंट्रीज के द्वारा। मुद्दा क्या आ गया कि यहां पर इंडिया जो चाहता है एग्जैक्टली वही ये भी चाहते हैं। तो एक तरफ तो अफगानिस्तान का मुद्दा और दूसरी तरफ चाइना का मुद्दा। यहां पर एक सोच जो है वो बिल्कुल क्लियर है। वो बात ठीक है कि अभी हमारी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का ट्रेड है वो केवल $2 बिलियन है, जो कि बहुत कम है। वैसे तो हमने चाबार पोर्ट ईरान में डेवलप इन्हीं के साथ कनेक्टिविटी के लिए किया था, अफगानिस्तान के थ्रू। पर मुद्दा क्या, अफगानिस्तान के साथ में अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो इंडिया देखो इन कंट्रीज पे थोड़ा सा कम देखना मतलब एक तरीके से थोड़ा सा फोकस कम कर रहा है या कम हो गया है परिस्थितिवश, और चाइना लगातार वहां पर अपनी डोमिनेंस इंक्रीज करने में पीछे हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में 2022 के रिपब्लिक डे पे इन पांचों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट करना ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है बिगर स्टेप फॉरवर्ड। आर्टिकल को लिखा है यहां पर प्रभाकर साहू एंड दुर्गेश के राय के द्वारा। देखो अभी इंडिया की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे डेवलप करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और उसके बाद में आपको पता है आत्मनिर्भर भारत पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बना सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। इसके लिए पॉलिसी भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं। जैसे लेबर कोड आपने देखे, पहले 44 डिफरेंट लेबर लॉज थे, उनको कॉडिफाई करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी हम फोकस कर रहे हैं और उसमें हमें आउटकम भी मिल रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ इंश्योर करना, इसके लिए ज़रूरी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो ट्रेड भी आ जाता है, ट्रांजैक्शन भी आ जाता है, सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को आप एफिशिएंटली, कोस्ट एफिशिएंटली, जिसमें कम से कम पैसे पे हम ये काम करवा सकें, और जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारा कैपिटल, इनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम आए, इसके लिए हमें ज़रूरत है एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम की।
इसके लिए हायर बजटरी एलोकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है और अट्रैक्शन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है। फॉर एग्जांपल सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट या नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप फंड की बात कर लो, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर काम करना, जो कि केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पीपीपी मॉडल पे हम काम कर सकते हैं अगर सरकार के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर देखें तो वो भी तब अट्रैक्ट होगी जब हमारे यहाँ पर सरकार को थोड़ा पुश करना पड़े, क्योंकि पेंडेमिक ने देखो जो हाल किया है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो है डिमांड सप्लाई गैप कि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है नहीं, और जिस तरफ डिमांड है उस तरफ उतनी सप्लाई नहीं है। तो ये जो गैप है इसको करेक्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इन सारी परिस्थितियों को देखें तो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जिसमें हमारा टारगेट है कि कैसे भी करके हम 2025 आते आते 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएं। अब देखो मुद्दा आ जाता है अभी करंट स्टेटस का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो उसका 2019 का जो एडिशन था उसमें इंडिया को रैंक मिली थी 70वीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर में इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि चाइना 36 रैंक पे है। इसके अलावा एशिया की दूसरी इकोनॉमीज, फॉर एग्जांपल मलेशिया, साउथ कोरिया, या फिर आप देख सकते हो इधर इन दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं। इंडिया की सिचुएशन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इस पैरामीटर में इंडिया 103 रैंक पे है, मतलब 103 रैंक पे है, जबकि चाइना कितनी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में? 65 पे। साउथ कोरिया, मलेशिया, इनकी बात करो ये और भी आगे हैं। वियतनाम, थाईलैंड, इनसे भी हमारा बुरा हाल चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम है इसको हमें ठीक करना होगा, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिनर्जी की कमी। दैट मीन्स एक मिनिस्ट्री काम कर रही है, दूसरी मिनिस्ट्री काम कर रही है, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों के बीच में एंगेजमेंट नहीं है, और इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना शुरू की है, जिससे कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को एक साथ लाया जा सके, जिससे कि टाइम भी बचे और पैसा भी बचे, और रिसोर्सेज को भी हम प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ और आउटकम भी हमें शानदार मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए देखो मुद्दा ये आ जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा हो। बेसिकली सरकार का काम ये है अभी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी पेंडेमिक हिट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत रुकी हुई है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है नहीं। तो इसमें रोल किसका आ जाता है फिर? गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अभी रिव्यू किया गया था, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा रिव्यू किया गया और बातचीत की गई अलग अलग मिनिस्ट्रीज से है, और तो पता पड़ता है कि अभी जितना बजट एस्टिमेट था इस फाइनेंशियल ईयर का 2021-22 का, उसका केवल 45.7% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हो पाया है, जो कि बहुत ही कम है। यहां पर अगर इकोनॉमी को रिवाइवल देना हमें है तो डेफिनेटली इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपेक्स को हमें राइज करना पड़ेगा। इसीलिए देखो गति शक्ति अभियान अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि जो सिलोज में ऑपरेट करने वाले मिनिस्ट्रीज हैं या ऑफिसेज हैं उनको इंटीग्रेट करना, और ये बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जहां पर जो कि सेंट्रलाइज्ड होगा और इंटीग्रेटेड होगा। इससे क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको टाइम पे और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट किया जाना पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए जो ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स है, फॉर एग्जांपल भारतमाला प्रोजेक्ट में आपको पता है रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है। सागरमाला प्रोजेक्ट जिसमें लैंड पोर्ट है वो डेवलप किए जा रहे हैं। उड़ान स्कीम जिसके अंडर में आपको पता है कि जो एयर कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी। तो बोले इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, तो इन अलग अलग मिनिस्ट्रीज में रेलवे मिनिस्ट्री, रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम, गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है ना, तो इन सबको एक साथ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ पर फोकस करते हुए क्या शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, जिसमें कैसे भी करके लॉजिस्टिक्स में हम कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिल सके, जैसे कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स की इनकम राइज हो, फिशिंग क्लस्टर्स डेवलप किए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स या फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स है वो डेवलप करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल को इंक्रीज करना, जो कॉरिडोर्स हैं ट्रेड के लिए उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, इन चीज़ों के लिए गति शक्ति अभियान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
हो जाता है। वैसे तो 2019 की जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसमें ये एम किया हुआ है ऑलरेडी कि अभी हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो आती है 13 से 14%, जीडीपी का 13 से 14%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको रिड्यूस करके 10% तक लेके आना। और इंटरनेशनल पैटर्न अगर देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ पर 6 से 7% ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आती है, बोलो वहाँ तक हमें लेकर के आना है। ठीक है, तो ये स्कीम जो है सागरमाला, भारतमाला, उड़ान स्कीम, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बट इनके बीच में जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी है। फिर आ जाओ आप ट्रेड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के हिसाब से, तो मुंबई दिल्ली जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी बात कर लो, या बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी बात कर लो, या चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इनको भी बहुत जल्दी से इंप्रूव करना। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कनेक्टिविटी इंश्योर करना। ठीक है, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएमआईसी, जो कि 7 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और इसमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। इसमें 1504 किलोमीटर की एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, मतलब अलग से रेलवे ट्रैक डाली गई है, वहां पर केवल और केवल मालगाड़ियां दौड़ेंगी, गुड्स ट्रेन दौड़ेगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमारी कंट्री में, जिसमें टारगेट है कि 2020 से 25 के बीच में 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। अब देखो इतने सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, पर कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट आउट कर देगी गति शक्ति स्कीम। ठीक है, तो टारगेट है हमारा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, तो ये चीज अचीव करना दूर की बात नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, उनको हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तब जाकर के कॉम्पिटिटिवनेस, लॉजिस्टिक्स में, इनमें सब में हम अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे, तो रोजगार की इनकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम आज के लास्ट आर्टिकल पे, दैट इज अ फेयरर टेस्ट। आर्टिकल को यहां पर लिखा है राहुल बजाज ने। देखो, डिसेबल्ड पीपल मतलब फिजिकली चैलेंज जो लोग होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं पर भी अगर देखो तो कुछ रिलैक्सेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ में प्रकृति ने पहले ही बहुत बड़ी मतलब परेशानी क्रिएट कर रखी है। तो इस केस में एक इंडिविजुअल जो एग्ज़ाम में आंसर लिखने बैठा है, उसको आप जो फिजिकली जो नॉन चैलेंज्ड है, जो नॉर्मल है, फिजिकली एकदम फिट है, उन लोगों के कंपैरिजन में उन लोगों को सेम टाइम दिया जाता है, तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप, कि फिजिकली चैलेंज जो इंसान है उसको आपने थोड़ा बहुत भी उसकी जो प्रॉब्लम हो उसको समझा नहीं, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए अगर एग्जाम की बात करें हम तो मुद्दा अभी रिसेंट है, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे जस्टिस हैं, उन्होंने ये बात अपनी स्टेटमेंट में कही, और केस का नाम है अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स, एनटीए। अब आपको पता है कि नेशनल जो एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, जो कि मेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट लगता है, इसको कंडक्ट करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसमें क्या है, अवनी नाम से एक अवनी प्रकाश, ठीक है, ये स्टूडेंट अब ये एग्जाम देने के लिए बैठी। अब इनके साथ प्रॉब्लम है डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया का मतलब हो गया कि लिखने में इनको प्रॉब्लम आती है, हैंड राइटिंग से संबंधित इनको इशू रहता है। अब बात ऐसी है, 12 सितंबर 2021 को ये एग्जाम कंडक्ट होना था, हुआ उसमें, और ये बैठ गई एग्जाम में, और जगह का नाम भी बताया हुआ है, मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कंपटीशन दे रही थी, ऑनलाइन टेस्ट था, दे लिया। अब फिर बाद में इनका जो चैलेंज था, फिजिकली चैलेंज रहे हैं, तो इस केस में इनको कॉम्पनसेटरी टाइम मिलना चाहिए था, बट इन्विजिलेटर ने इनसे इनकी आंसर शीट छीन ली। तो मुद्दा पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई आप, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एनटीए ने अपनी तरफ से यह बात बोल दी कि भाई इन्होंने हमें सर्टिफिकेट शो नहीं किया कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली डिसेबल हैं। ठीक है, तो इस केस में, या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो अगर वो सर्टिफिकेट शो कर देती तो हम कर देते, हम अलाउ कर देते। पर फिर बाद में उन्होंने ये कहा, इनके सामने अवनी के साथ में प्रॉब्लम क्या थी, या फिर इनको इस चीज़ की अवेयरनेस एकदम नहीं थी, या फिर किसी ने बताया नहीं प्रॉपर कि जी वो जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में तो हमें ये बताया गया था कि जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो और जब एडमिशन होगा तब वो आपके काम आएगा, एग्ज़ाम देने के लिए उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, ऐसा कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ था। तो बोले इस वजह से हम वहाँ पर वो सर्टिफिकेट लेकर के नहीं गए, और फिर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुद्दे को कर दिया ख़त्म, कि बोले यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए था, तब जाकर के वो जो इन्विजिलेटर थे वो आपको अलाउ कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम निकल के आ रहा है, यहाँ से फिर मुद्दा पहुँचता है
सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आड़े हाथों लिया कि भाई आप यहाँ पर अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं या जिनको भी आप इन्विजिलेशन के लिए ड्यूटी पे लगाते हो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हो। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं देते हो तो फिर उनको ड्यूटी नहीं करवानी चाहिए कि भाई जब एडमिशन स्टेज पे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है दैट मीन्स वो डिसेबल तो है, और डिसेबल अगर है तो हमारे यहाँ पर लॉज ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि भाई इस तरीके से आप डिसेबल इंडिविजुअल्स को ट्रीट नहीं कर सकते हो, जो नॉर्मल फिजिकली सेट इंडिविजुअल्स हो उनके इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा कि अपेलेंट जो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अपील हुई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर मुद्दा यह है कि अपेलेंट जो है उनके पास में रीजनेबल पॉइंट है कि उनको इंक्लूसिव एजुकेशन मिले। आप कैसे भी करके उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। उनके पास में पूरा और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन का पूरा राइट होना चाहिए जिससे कि वो औरों के बराबर परफॉर्मेंस दे सकें, और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना जरूरी था। साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सीधा कह दिया कि भाई आपको पॉजिटिवली काम करना होगा, और जो भी ये इंडिविजुअल है जिनके साथ में ये गड़बड़ हुई है क्योंकि आपने कॉम्पनसेटरी टाइम देना था पर नहीं दिया, इसकी वजह से उस बच्चे के स्कोर में कमी आ गई। अब उसका अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और ये चीज किसके बेसिस पे है? जो ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू की हुई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में ऑलरेडी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में ऑलरेडी अवेलेबल है कि भाई आप इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट मीन्स ये भी वल्नरेबल सेक्शन ही है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर आप इनको एजुकेशन से ही डिसेबल कर दोगे तो ये अपने आप खुद का एम्पावरमेंट कैसे इंश्योर करेंगे? तो एग्जामिनेशन सिस्टम में जो भी मॉडिफिकेशन इस एक्ट के बेसिस पे आने चाहिए वो अगर अभी तक आप नहीं ला पाए हो तो फिर आप इसका मतलब आपको हर्जाना भुगतना चाहिए। दूसरा, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत थी, वो आपने दिया नहीं क्योंकि आपके इन्विजिलेटर्स को आपने ट्रेनिंग नहीं दी। तो ये चीजें कही गई। तो राइटर ने यहां पर ये बताया है कि ये जो स्टेटमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, तो दो बातें बोली गई हैं। पहली बात तो ये कि एनटीए का आर्ग्यूमेंट अगर हम मान ले कि जी इनके पास में वो नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट दिखा देते तो हम इनको अलाउ कर देते थे, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता, 3 घंटे की बजाय 4 घंटे मिल जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एनटीए का आर्ग्यूमेंट अगर हम मान लें तो फिर जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसको तो एक डेड लेटर मान लो, वो तो खत्म हो गया कानूनी। ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, नीट एग्जाम जो है ये इंडिया की एक, कह सकते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में से एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बोलो उसमें आप किसी भी इंडिविजुअल के साथ में इनजस्टिस करो वो चीज भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे में एनटीए को अपनी तरफ से 2 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे कि कॉम्पनसेशन मिल सके अवनी को और अवनी जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को। तो ये ट्रेजेडी ऑफ एरर्स जो है उसको रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट या जजमेंट अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम में क्या क्या इश्यूज हैं, कौन से सेक्शंस हमारी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाँ भाई वल्नरेबल सेक्शंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, तो बोलो फिर आप उन चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हो? ठीक है, तो ऐसे में बात यह है, जो भी आपने चीज़ें देखनी थी वो हमने देखा। ठीक है, ये एक एडिशन हो गया आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये ट्रेजेडी ऑफ एरर कि जो गड़बड़ हो चुकी है उनके साथ में प्राकृतिक तौर पे, कम से कम उनको तो आप रिकॉग्नाइज करो, ये ट्रेजेडीज को तो कंटिन्यू मत करो, राइट। तो इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने डिटेल में देख लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।